हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। जब इमरजेंसी लगी थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कमेटी बनाई थी, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। यस के जो नागरिक हैं उनके पास अपने अधिकारों के अलावा कुछ उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए देश के प्रति, खुद के प्रति, और नेशनल मॉन्यूमेंट्स के प्रति, औरतों की इज्जत के प्रति, और बहुत सारी चीज़ें, एनिमल्स के प्रति, पर्यावरण के प्रति। तो वो सब चीज़ें स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी और हमने देखा था डैट इज़ हाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पैदा होती है, उनका बर्थ होता है। फिर हमने लिस्ट देखी थी और आर्टिकल 1 होता है हमारे पूरे संविधान में, आर्टिकल 51 है, उसके तहत कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो गिवन है। जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो तो आर्टिकल 51 में शुरू से, जब ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी तब से आ गई थी, लागू हो गई थी। और कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी भी थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन इट वॉज वेरी हार्श एंड क्रूएल नेचर के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जस्टिसेबल बना दो और एनफोर्सेबल बना दो, और अगर पर्सन फॉलो नहीं करता है तो उसको जेल टर्म या फिर वो कर दो स्टेट पेनल्टी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं करा था। एक हमने देखा था कि ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये बाद में ऐड करी गई थी बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, और ये थी कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना बच्चे की, या फिर कोई भी, मतलब किसी का बच्चा है, बेटा है, कोई भी है, बेटी है, उसकी एजुकेशन के लिए बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। एंड हमने देखा एंड हम जानते हैं इसी के तहत राइट टू एजुकेशन जो है, जो एक्ट है वो बेस्ड है। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। नंबर 1, कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो सिविक ड्यूटीज़ हैं। मॉरल ड्यूटीज़ बेसिकली क्या है, ये हमारे जीएस पेपर 4 की ही बात कर लो, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को इनहेंस करती हैं। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को इनहेंस करती हैं। एक शब्द में अगर मैं इसको बोलूं वाइंड अप करके, तो बेसिकली हमारे इनर कंसाइंस को जागरूक करती हैं। सिविक ड्यूटीज बेसिकली क्या है, अगर हम इनको फॉलो करें तो वी विल बी गुड सिटीजन, ठीक है। एंड इनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो देयर विल बी हैप्पी सोसाइटी एंड हैप्पी नेशन। यहाँ पर श्रेया देख रहे हो, पहला पॉइंट, प्यारी बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। बचपन में हमें पढ़ाते थे ना, जब हम दुनियादारी के बारे में नहीं जानते थे, वो वाली बातें कह रहे, नहीं देश बहुत प्यारा है, सब बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान के लोग कितने लॉयल हैं, सच्चाई के रखवाले हैं, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज वाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज। फॉर इंस्टेंस, एक फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर जो लीडर्स थे, उनके नोबल आइडियाज़ को हमें चेरिश करना चाहिए। ये एक मॉरल प्रिसेप्ट है। प्रिसेप्ट का मतलब सिंपल होता है, अगर कोई आपसे पूछे, प्रिसेप्ट का सिंपल सा मतलब होता है प्रिंसिपल, या फिर किसी न किसी प्रकार का रूल, ठीक है। और जबकि संविधान को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये एक सिविक ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी वैल्यूज के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है, जो कि शुरू से हमारे भारत की परंपरा का जो पार्ट रहे हैं। हमारी जो पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, गीता, रामायण, महाभारत, या फिर धर्म के साथ हों वो एसोसिएटेड, या वैसे एक माइथोलॉजिकल कहानियाँ हों, उसके बेसिस पे ही आगे जाके बढ़ के बात करी जाती है। और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, परंपरा और रीति रिवाज, इनके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, बेसिकली जो एक हिंदुस्तानी है और वो जिस प्रकार से किसी भी कल्चर से आता है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, जिस प्रकार से एक हिंदुस्तानी एक
हिंदुस्तान की अलग अलग परंपरा, कायदे, कानून, अनुशासन, उसके तहत या फिर उसके धर्म ग्रंथों के अंदर जो भी चीज़ें बोल रखी हैं उसके तहत एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत वैसे भी कर सकता है अगर ये नेशन स्टेट का निर्माण ना हुआ होता। लेकिन कुछ रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जिसकी ज़िंदगी चलती है, तो ये रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक बातें और बेसिकली इनसे निकली हुई कुछ कुछ वैल्यूज़, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर अच्छे से मिक्स करी गई हैं, अच्छे से बिल्कुल इनका मतलब कुल मिलाकर इनका मिक्सचर बना बनाकर एक आइडिया दिया गया है सिटीजन्स को कि तुम अच्छे नागरिक और कैसे बन सकते हो। और जो देश है वो बूंद बूंद, जैसे बूंद बूंद से एक सागर बनता है, तो ऐसी एक एक इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन से जो है ये देश और ये जो इकोनॉमी और ये जो समाज है इसका अच्छी तरीके से निर्माण और स्थापना हो सकती है। तो बेसिकली ये एक प्रकार को ये चीज़ दिखाता है कि अब हर ऐसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन से आते हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं हमारे देश के अंदर, अलग अलग हिस्से हैं हमारे देश के जहाँ पर बहुत सारी रीति रिवाज परंपरा चलती है। तो अब क्योंकि उसको संविधान में डाल दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का, रीति रिवाज परंपराओं का, धर्म से निकलने वाली वैल्यूज़ का कोडिफिकेशन हो गया, कोडिफिकेशन ऑफ टास्क हो गया है। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी सारी की सारी अच्छी चीज़ों की बात करता है। जैसे एक फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आप इसी को देखो, अगर मैं उसको आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। औरत को लक्ष्मी माना जाता है कि नहीं माना जाता है ना? बिल्कुल। नवरात्रों के टाइम पर हम लोग औरतों को बिल्कुल लक्ष्मी मानकर अपनी बहन बेटियों के पैर धोते हैं कि नहीं धोते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, उनको फिर कुछ पैसे देते हैं। अब ये एक रीति रिवाज परंपरा है हिंदू धर्म के अनुसार। अब अगर ये वाली बात बोली गई है कि आप कुछ भी गलत होते हुए देखो या फिर देश में कोई भी ऐसा कानून है, कुछ भी है जो कि एक औरत की इज्जत को, उसको गिराता है बेसिकली, और उसको एक उसकी डिग्निटी को हर्ट करता है और उसको किसी न किसी प्रकार की चोट पहुंच रही है उसकी वजह से, चाहे वो किसी प्रकार का मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो, ठीक है, वो उसकी बर्दाश्त की सीमा के बाहर हो रहा है, तो ऐसी किसी भी प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठाओ, इसको कानूनी दायरे से या सामाजिक दायरे से निकाल कर फेंक दो। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ऐसे ही कि जो देश में हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल हेरिटेज की जो साइट्स हैं, वो मतलब सोच समझकर पुराने रूलर्स ने कितनी बनाई और वो हमारे देश की शान है। बाहर से लोग आते हैं, इसकी वजह से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट होती है। जैसे श्रेय आप कभी किसी जू या फिर ताजमहल वगैरह कहीं ना कहीं जैसे गए होंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि दो लाइनें होती हैं। हमारे लिए टिकट वो 40-50 की होती है, लेकिन कोई फॉरेनर्स हो तो 1000 रुपये, 1050 रुपये, 1200 रुपये वो होती है। वो बेसिकली हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री तो बूस्ट हो रही है, बस यही तो है हमारे लिए उसकी कमाई का साधन। वरना ऐसा तो कुछ है नहीं कि रोज़ रोज़ नया ताजमहल बन रहा है, रोज़ रोज़ नया लाल किला बन रहा है। लेकिन वहीं पर अब कुछ हिंदुस्तानी, इसमें एक बार बताओ, राजू लव्स रानी लिखा है उसकी दीवारों पर, कंपास ले लेकर, परमानेंट मार्कर ले लेकर। तो फिर बेसिकली ये तो फिर वही चीज़ है ना कि हम लोग अपने देश की जो परंपरा है, जिससे हमारा देश जो है उसको उसको देखने के लिए, उसकी चीज़ों को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। तो जब उसमें कुछ ऐसा देखने को रहेगा ही नहीं तो फिर देश की ब्यूटी खराब होगी। अब ये श्रेया, मैं जानता हूँ ये ओवर फिलोसफिकल बात है, लेकिन यही तो नहीं चल रहा ना फंडामेंटल ड्यूटी का है। वो तो राइटर बोल रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, है ना। उसके बाद, अनलाइक सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो कि सभी पर्सन्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे फॉरेनर्स हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए कन्फाइंड है। प्लीज़ इसको याद रखना। हम लोग क्या सोचते हैं कि बाहर से कोई फॉरेनर चला आएगा तो उसको भी तो ये ड्यूटी निभानी पड़ेगी। यार, उसको कानूनी रूप से जो ड्यूटी है वो निभानी पड़ेगी, उसको भी पता है ना। ये तो किसी कंट्री का रूल नहीं है ना कि आप पत्थर उठाओ सड़क से और 200 देश हैं वहां पर, किसी को अगर आप मार दो तो आप बच जाओगे इसका। आपको ये तो हम मुझे क्या पता था, सॉरी, ये तो हमारी कंट्री में रूल था या एशियन कंट्रीज में फॉलो होता है कि सड़क पे राह चलते इंसान को पत्थर उठाकर नहीं मारना चाहिए। मुझे नहीं पता था, सॉरी भाई साहब, कि आपकी कंट्री में भी ये रूल फॉलो होता है। ये तो वहाँ के कायदे कानून के हिसाब से और थोड़ी सी अपनी सोच समझ के हिसाब से ही तो आप हमेशा फॉलो करोगे। लेकिन ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे संविधान में जो लिख दी गई हैं बाद में, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही जो है ये फॉलो होती है। ये आगे जाकर आप ये सोचो कि फॉरेनर्स वगैरह के लिए फॉलो हो जाए, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी कोई फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है।
दे डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरनर्स, दे आर ओनली अवेलेबल फॉर द इंडियन मासेस एंड इंडियन सिटीजन्स। ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को? बताओ। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, कुछ दे रखा है एंड में। फंडामेंटल राइट जो कि गारंटीड हैं बाय अंडर आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, दे आर अवेलेबल टू ऑल पर्सनस, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे वो फॉरनर्स हो। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51A में आपको ये जितनी दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई भी ऐसी है जो कि फॉरेनर के लिए अवेलेबल हो? नहीं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आई होगी कि देखो सर, ये जो चीज़ है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वायलेंस, ये फॉरेनर को फॉलो नहीं करना चाहिए। यार बात यहाँ पर ये है कि ये ना हिंदुस्तानियों के लिए कुछ उनकी ड्यूटीज़ है। अब फॉरेनर आके हमारी कंट्री में इसको सेफगार्ड थोड़ी ना करेंगे। अगर हमें बोला जा रहा है कि हमारे देश को हमें कॉन्स्टेंटली एक ऊंचाइयों की हाइट पे लेकर जाना है और एवरी इंडियन शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ये फॉरेनर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि वो अपना टैलेंट यहाँ पर लेकर आएंगे और वो हमारे देश में क्या कहते हैं, हमारे देश को 4 चांद लगाएंगे, आसमान की बुलंदी और ऊंचाइयों पे लेकर जाएंगे। ये तो एक हिंदुस्तानी से एक्सपेक्ट करा जा सकता है ना। इस देश में आप रहकर किसी ऑस्ट्रेलियन से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। अब कोई यूरोपियन कंट्री से चला आया है, वहाँ पर उन्होंने ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी बहुत टाइम पहले त्याग दी है। ये जो एनलाइटनमेंट और रेनेसा की जो मूवमेंट थी, वहाँ पर हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ से कि श्रेय आज भी कई सारे लोग जो हैं या फिर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी को वो मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा मंगलवार को नखून नहीं काटने चाहिए वो। तो ये एक हिंदुस्तानियों से तो एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि वो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करें। बाहर वाला तो इतना सभ्य है कि उसको पता है, वो सब नहीं मानता। अब यूरोप के अंदर फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, फ्रांस के अंदर बड़ा शुभ माना जाता है इस चीज़ को। अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई ना अगर आपका, तो आपका वो काम बनेगा ही बनेगा पक्का उस दिन। वहाँ के लोगों की ये मेंटालिटी है। यहाँ पर पता चला यूपीएससी के प्रीलिम्स वाले दिन अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, बंदा पहले ही सोच कर बैठ गया कि इस साल तो होना ही नहीं है। नॉनसेंस। और तुम जो बिल्ली का रास्ता काट रहे हो वो है कि नहीं? बिल्ली भी तो मर सकती है। लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल। ये हम पढ़ चुके हैं ना, आपको पता ना। डीपीएसपी भी नॉन जस्टिशिएबल है। आप सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकते, कोर्ट नहीं जा सकते आप उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आपने फॉलो नहीं करी या कोई और नहीं करता तो आप किसी के खिलाफ नहीं जा सकते कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी फॉलो नहीं कर रहे। बेसिकली ड्यूटी तो ऐसी चीज़ होती है ना, अब जैसे श्रेया यू आर एक्सपेक्टेड टू रीच ऑफिस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि थोड़ा बहुत लेट चलेगा, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इट इज़ योर ड्यूटी के व्हेन यू आर गोइंग समवेयर, व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सम कंपनी, सम एमएनसी एंड यू आर गेटिंग अ पे स्केल फॉर दैट, तो आपकी एक ये ड्यूटी नहीं बनती कि अभी हम वहाँ पर जाओ। अब ड्यूटी बेसिकली ऐसी थोड़ी ना कि अगर आपने एक दिन फॉलो नहीं कर पाए या कुछ समस्या आ गई और वो लंबे समय तक अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आपको कंपनी उठाकर बाहर फेंक देगी। मतलब ये तो सिर्फ एक आपके कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ की ड्यूटी को मतलब इमेजिन कर लो, ड्यूटी तो यही होती है ना बेसिकली। अब उसके लिए आपको कोई जेल वेल थोड़ी ना कर सकता है कि श्रेया गौरा 4 दिन से लेट आ रही हैं, इनको तिहाड़ जेल भेजो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट्स, दोनों के लिए, डीपीएसपी के लिए भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी। मोर ओवर देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वॉल्यूशन, ठीक है। नो लीगल सैंक्शन मतलब अगर आप इनको वॉलेट करते भी हो ना तब भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक एक्ट के तहत आपने कोई गुनाह कमिट कर दिया कि इनके खिलाफ दफ़ा 302, दफ़ा 407 ऐसा कुछ लगेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब कोर्ट में ही वो चीज़ डायरेक्टली इन्फोर्सिबल नहीं है, जब कोर्ट ही नहीं जा सकते आप उसके लिए, तो कंप्लेंट कौन सी सीआरपीसी आईपीसी की धारा के तहत करोगे? नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में कैसा हो सकता है ना, फंडामेंटल राइट्स में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
However, Parliament is free to enforce them by suitable legislation. पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो एनफोर्स कर सकता है उसको एक प्रॉपर तरीके से बिल लाकर, उसको एक्ट बनवाकर। अब एक बात बताओ ना, जब ये ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट में नहीं था और बाद में ऐड हो गया तो पार्लियामेंट ने करा ना इसको एनफोर्स अपने हिसाब से, और इस फंडामेंटल ड्यूटी के तहत इसको बेस बना दिया फॉर राइट टू एजुकेशन का, जो कि बाद में आगे चलकर फिर एक FRB आपको पता होगा जिसमें आर्टिकल 21A, राइट। फीचर समझ में आए फंडामेंटल ड्यूटीज के? कुछ नया तो था नहीं इसके अंदर, बस एक इंटरप्रिटेशन वाली बात थी। आगे चल के देखते हैं। अच्छा एक बात बता देना, ये फीचर्स के ऊपर सिर्फ ये 4 पॉइंट जो है ना श्रेया, सिर्फ 4 पॉइंट, यही क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंस के अंदर, डिट्टो यही लिख देने हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की कुछ धज्जियाँ उड़ रखी हैं, कुछ आलोचनाएं हैं उसकी, कुछ बुराइयां हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है, इसको देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि मेंशन्ड है पार्ट 4A के अंदर, उनको, और जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली गई, उनको क्रिटिसाइज करा गया है वेरियस ग्राउंड्स पर। नंबर 1, ये बोला गया कि ये जो लिस्ट है ना फंडामेंटल ड्यूटीज की, ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मतलब सीरियसली सिर्फ 10 ड्यूटी, 11वीं तो बाद में आई है कि नहीं? इसके अंदर और इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ कवर नहीं होती, जैसे हर एक नागरिक को अपना वोट जो है वो डालना चाहिए, टैक्स पे करने चाहिए, अरे वाह, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, एंड सो ऑन। इनफैक्ट ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये रिकमेंड करा था सोरेन सिंह कमेटी ने, लेकिन मैंने आपको बताया था, देखो अगर आप इनकी धज्जियाँ उड़ा भी लो ना, क्रिटिसाइज कर भी लो, बात ऐसी है कि जब शुरू में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई वो जितना सोरेन सिंह कमेटी ने बोला वो मेन चीज़ें डाल दी गई, लेकिन जैसे इन्होंने बोला ड्यूटी टू पे टैक्सेस, मैंने आपको बताया था ज़माना याद करो 1970s का, हिंदुस्तानियों की रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी कर सकें। कितनी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के यहाँ पर नीचे थे, है कि नहीं मयूर? सुबह की रोटी का इंतज़ाम हो जाए 1970 के दशक में, तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों को ये नहीं पता कि शाम की रोटी का खाने का बंदोबस्त घर में कहाँ से होगा। उस टाइम पर अगर टैक्सेस को कंपलसरी बना भी दिया जाता तो लोग क्या करते, टैक्स से बचते, है ना, वो फिर भी पे नहीं कर पाते कैसे भी करके, और वो जेल जाना ज़्यादा बेटर समझते या कोई पेनल्टी खाना, या फिर उनको अगर बोला गया कि ये सज़ा मिलेगी, लेकिन जब पैसे होंगे नहीं जेब में तो देंगे कहाँ से? जैसे आप इतनी दूर क्यों जाते हो, आप अभी आ जाओ। 2 साल पहले कोविड के टाइम पर जिनकी परिवारों में लोगों की नौकरी चली गई, डेथ हो गई, उनकी किस्तें बंद रखी थी, गाड़ियों की, बाइकों की, साइकिलों की, फीस देनी थी उनको अपने बच्चों की, लोगों ने कहीं कहीं, अगर आप पूरे हिंदुस्तान की जर्नल कहानी जानो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे बच्चे 4 साल 5 साल नहीं पढ़ेंगे, हम घर पे बैठा लेंगे, ये जो सामान है जिसकी किस्तें बन रखी, कोई बात नहीं, बैंक वाले इनको उठा कर ले जाएंगे, गाड़ी को, बाइकों को। लेकिन जब है ही नहीं श्रेया देने को पैसा, तो लोग लाते कहाँ से? देखो मरने जीने के हालात पड़े हुए थे, नौकरी सुनने को मिल रहा है कि आज उनको फायर कर दिया गया, जिनको निकाल दिया गया इनको बोल दिया गया कल से मत आना, ऐसे मत आना, प्राइवेट नौकरियों में ये हाल था। अब उसके बाद चीज़ों की जो किस्तें चल रही थी, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि कोविड अब कब तक कंटिन्यू रहेगा। जो हमारी बची हुई सेविंग है भाई, हम वो किस्त देने में या फिर ये लोन देने में हम बेवकूफ़ थोड़ी ना है, अपने आप को देने बचाने में नहीं लगाएंगे। कल को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कुछ हो जाए, बगल वाले पड़ोसी को देखो, उसकी गली में देखो कितना सारा उनका वो लग गया, कुछ भी हो सकता है। और कोई टाइम ड्यूरेशन तो पता नहीं थी कि कोविड ने तो बोला नहीं था आई विल स्टे फॉर 57 डेज 65 डेज, है ना, वो हुआ कि नहीं हुआ। चलो पहली वेव शांत हो जाती है, दूसरी वेव के बाद भी मतलब यही नौटंकी जो कंटिन्यू रही। तो 1970 की क्या बात करते हो, लोग तो टैक्सेस ये 2020 और 21 में पे नहीं कर पाए, है कि नहीं श्रेया? इसको तोड़ने वाला है वाला पॉइंट, अगर इंटरव्यू में बोलना हो तो, कि सर 1970s को तो भूल भी जाओ, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इम्प्रूव थी ना 2020 में। लेकिन जब सर कमाई के साधन रुकते हैं ना, तो जर्नल हिंदुस्तानियों के पास इतनी सेविंग नहीं पड़ी रहती हैं।
कि मतलब वो टैक्स भी पे कर दे, घर भी चला ले, बच्चों की स्कूल की फीस भी पे कर दे और अपना लाइफस्टाइल भी वो मेंटेन कर ले, मतलब बेसिक मिनिमम लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर ले। अब उस टाइम पर क्या शरीफ का पता ना, हम लोग क्या घर वाले क्या शॉपिंग करने जा रहे थे? आप ज़ारा में खड़े हुए थे, ब्रांड खरीद रहे थे, आप मॉलों में क्या स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहे थे कोविड के टाइम पे? हाँ ठीक है मोहतरमा, आपकी सैलरी है, आप कर सकते हो, लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं कि जनरल हिंदुस्तानी को अगर आप देखो तो क्या ऐसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में पैसे लगा रहे थे क्या? उस टाइम पर कोविड के टाइम पर जिसके पास 1.5 लाख रुपए थे, पर्सन क्या कर रहे थे? उसको बचा के रख रहे थे, आईफोन लेकर आ रहे थे, भले ही जिसकी थोड़ी बहुत अफोर्डेबिलिटी पावर हो भी, चलो, क्योंकि घर वाले सबके क्या समझाने में सबको लगे हुए थे कि भाई ये देखो, ये सिनेरियो पता नहीं कि कब तक कंटिन्यू रहेगा, एक एक रुपया एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आगे कुछ जो ड्यूटीज़ हैं वो काफ़ी वेग हैं, एम्बिगस हैं, एंड दे आर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, लाइक नोबल आइडियल्स, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर जो लीडर्स थे उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अभी नोबल आइडियल्स क्या, ठीक है भाई, श्रेया के लिए नोबल आइडियल्स हो सकते हैं, सच्चाई की राह पर चलना, झूठ नहीं बोलना, नॉन वायलेंस करना, लो मेरे लिए नोबल आइडियल्स हैं। प्यार से बात नहीं मानोगे, जूता लाद दूंगा मैं भगत सिंह के नोबल आइडियल पे चल रहा हूँ। लो, ये श्रेया मजाक के लिए लिखवा रहा हूँ, ये लिखना है पॉइंट ये नोबल आइडियल्स में, अगर ये अगर कभी मेंस में आ गया कि अलग अलग इसकी इंटरप्रिटेशन है, कुछ जो ड्यूटीज है वो वेग है। एक बार बताओ बेस में इस पॉइंट में क्या गलत बोला मैंने? नोबल आइडल भाई मुझे पता लग गया, मैंने देख ली भाई अजय देवगन की भगत सिंह की मूवी, मैं इंप्रेस हो गया उससे, सही बात है। यूथ को जोड़ने का तरीका एक मुझे यही नजर आया, और अंग्रेजों की जरूरत मैं क्यों सहूँ, मैं तो दूंगा रख के चांटे, मार लूंगा उनकी तशरीफ। मैं तो नहीं चलने वाला कि गांधी का एक गल पे चाटा तो दूसरा गल आगे कर दो, तुम पिटो ना, मैं क्यों पिटूं? और तुम्हारे तौर तरीके से तो भगत सिंह खुद भी कहता था, इनके तौर तरीकों से तो एक बताओ, तुमने मूवमेंट लॉन्च करी, तुम कहते हो जनता रेडी नहीं है, तुमने विड्रॉ कर ली, भगत सिंह का करियर बर्बाद कर दिया बचपन में तुमने। भगत सिंह बहुत इज्जत करता था गांधी जी की, मैंने किसी लेक्चर में वाली बात बता भी रखी है, आई थिंक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या कहाँ पर। भगत सिंह बहुत इम्प्रेस होता था गांधी जी से, और मैंने आपको मूवी देखने को भी एक वीकेंड पे बोला था, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन की। तब उसमें आपने शायद से देखा होगा आप लोगों ने कि बचपन में बहुत वो था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रही थी तो इन्होंने क्या कहते हैं बोल दिया कि हमें आज़ादी जल्दी मिल जाएगी, इतने महीनों के अंदर मिल जाएगी। अब तुम कहते हो क्राउड रेडी नहीं है, तुमने वापस खींच लिया। अब अंग्रेजों के बनाए हुए तुमने बोला कि कॉलेजेस में नहीं जाना, दाखिला नहीं लेना, स्कूलों में नहीं जाना, वो नहीं जाना, करियर बर्बाद हो गया। तो भगत सिंह के लिए किसी एक हिंदुस्तानी का मतलब किसी एक हिंदुस्तानी ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलवाए थे, तो भगत सिंह तो उनके आसरे पढ़ा है और बड़ा हुआ है, और बहुत नॉलेजेबल पर्सन रहा है। फिर ये बाद में इसने भी अपना गुस्सा बहुत सारा पढ़ाई पे निकाला है। जब ये जिस दिन इसको फांसी हो रही थी, तो श्रेया क्या पढ़ रहा था ये जिस दिन फांसी होनी थी इसको? याद नहीं क्या, मतलब वो तो किसी को बगल में थोड़ी ना बैठे थे तुम उसके। ये बोलो ना। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा था, और वहाँ पर भी एक क्रांतिकारी था, आप जानते हो कि रशियन रेवोल्यूशन का एक मेजर बंदा लेनिन, इसके बारे में पढ़ रहा था। और इस बंदे का पूरा नाम था श्रेया। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब आप बुक देखोगे, यूएसएसआर वाले चैप्टर पे आओगे, आपको पता लगेगा, लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। और ये नॉलेज मैंने कहाँ से गेन करी? मूवी से, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। मूवीज़, कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ श्रेया, तो उसको पॉपकॉर्न खाते हुए नहीं देखना होता है, बहुत गंभीर तरीके से देखना होता है। इस भाई साहब का पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन, डोंट वरी रशियन वर्ड्स है, ठीक है, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन, ठीक है। कॉम्पोजिट कल्चर, व्हाट इज दिस कॉम्पोजिट कल्चर? अब बहुत सारे कॉम्पोजिट कल्चर का ही, हाँ सॉरी, हमारे कॉम्पोजिट कल्चर में ही बहुत सारी परंपराएं तो कुछ ऐसी होती है। अब देखो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन देखो, कॉम्पोजिट कल्चर और साइंटिफिक टेम्पर। मुझे वो बताओ, हमारे देश में जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, आप उनको बेकार बोल सकते हो? अगर मैं क्लेम कर दूं, एक लाइन दे रहा हूं मैं, इंडियन ट्रेडिशन बकवास है, वाहियात है,
बताओ, क्या ये लाइन इनफ है श्रेया देश में दंगे करवाने के लिए? तो देखो, ये साइंटिफिक टेम्पर और कॉम्पोजिट कल्चर, ये एक पैराडॉक्सिकल चीज़ है मयूर इसमें, ठीक है? कैसे? ये देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ। पीके का ये सॉन्ग है, भगवान है कहाँ रे तू। इसमें एक ट्रेडिशन है जो कि आप जानते भी होंगे, बहुत सारी जगह पर ये फॉलो होता है। मुझे एक बात बताओ, ये बाहुबली के ऊपर दूध गिराया जा रहा है जो कि जैनिज्म की एक प्रथा है, प्रक्रिया है, ये चीज़ ठीक लग रही है आपको? सही है ट्रेडिशन? चर्च में कैंडल जलाना है ट्रेडिशन, ठीक है? क्रिश्चियंस की कॉम्पोजिट कल्चर का पार्ट है ना ये, चर्च में आके कैंडल जलाना? जैनिज्म की कॉम्पोजिट कल्चर का पार्ट है ये, ठीक है? नमाज करना पार्ट है। गुरुद्वारे में बैठ के अगर आप सेवा कर रहे हो, सही है। अब बताओ, ये होता है बहुत सारी जगह पर, आप लोग जहाँ से भी होगे पक्का आपने देखा होगा, कुछ लोग आते हैं कभी कभार, होता है गली के बाहर, या पंजाब में होता है, एमपी में, यूपी में, बीच में आपने उड़ीसा में भी सुना देखा होगा, लोग अपने आप के ऊपर कोड़े बरसाते हैं, कीलों से मारते हैं, अपने आप को चाकू से मारते हैं, और देवी जी को खुश करने के लिए या फिर अपने ईश्वर को खुश करने के लिए। अब ये ट्रेडिशन भी तो बड़े टाइम से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन ये सेल्फ हर्ट कर रहे हैं। ये हमें देखकर क्या लग रहा है, जहाँ पर खून खराबा बहे किसी भी परंपरा रीति रिवाज के नाम पर, तो सही है वो गलत है? बताओ। बोलो, गलत है? अब ये जैनों की यात्रा होती है पैदल चल के, याद है मैंने एक मास्क के बारे में बताया था कि कम बोलो, ज़्यादा कीटाणु नहीं वो होने चाहिए। ये चीज़ सही है कि गलत है? इसमें किसी का नुकसान हो रहा है? नहीं। लेकिन बात वही है ना, दिस इज द केस ऑफ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन। अब ह्यूमन राइट ज़रूरी नहीं होते कि आप दूसरों को भी वॉलेट करो, आप खुद को भी क्यों हर्ट करो? यहाँ पर एक बात बताओ, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉम्पोजिट कल्चर के नाम पर साइंटिफिक टेम्परमेंट की धज्जियाँ उड़ गई, और साइंटिफिक टेम्पर को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा कॉम्पोजिट कल्चर को मेंटेन करने के लिए? है ऐसा केस क्या नहीं है कि झूठ बोल रहा हूँ मैं? बताओ, है ना? उसके बाद डीडी चावला कौन है? ये है श्रेया? आपको क्या लेना देना, पापा के दोस्त थोड़ी ना। द देन प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एड दिल्ली, हट। इन्होंने कुछ बोला, बेसिकली आप बोलो कि एक लॉयर एसोसिएशन ने कुछ बोला, क्या डीडी चावला कोट वोट मत करना, ये नॉन फेमस बंदों के नाम आपको नहीं पता होने चाहिए, ठीक है? द ड्यूटीज में बी स्पेल्ड आउट इन अ मोर कंक्रीट फॉर्म। इनका कहने का मतलब ये था, ये ड्यूटीज़ को और ज़्यादा थोड़ा सा बारीकी तरीके से लिखा जा सकता था, और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वे में डिफाइन करा जा सकता था। आपने तो ऐसा कर दिया है कि वन इज लेफ्ट ऑफ गेसिंग द नोबल आइडल्स। गैस करो बेटा, गांधी को फॉलो करना है, इसके अंदर क्या बोल रखा है कि भगत सिंह को फॉलो करना है। आ गई ना वो वाली बात। टू सम इवन द भगत सिंह मे बी सच एन आइडियल एज इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल स्ट्रगल। ये कल्ट फिगर हो सकता है किसी के लिए। कौन इंप्रेस चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले इससे? हाँ, हर बात बोलने वाली नहीं होती, कुछ कुछ बातें मैं मोहतरम मन में भी रखी जाती हैं, ठीक है? अगेन, व्हाट इज द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, और साइंटिफिक टेम्परमेंट क्या है, ह्यूमनिज्म क्या है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म क्या है? ये इसकी परिभाषा तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बदलती है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ,
हिंदुस्तान में आदमी कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी करोड़पति अरबपति हो जाए, घर में अगर शादी हो रही है और कोई बहू आई है, एक छोटी सी परंपरा के बारे में बताता हूँ, आप जानते होंगे, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह फॉलो होती है, सारे रिलीजन ऑलमोस्ट होती है। नई बहू घर पर आई है तो कलश गिरवाना, दिया जलाना, या उसके हाथों में हल्दी लगाकर दीवार पे छाप बनवाना फ्रंट उस पे दरवाजे पे, है ना, कि सब कुछ शुभ होगा, घर में लक्ष्मी आई है। बाद में भली वो मंजुलिका वाला नाच करने लगे रात को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं, बताओ। अब आप ये कह दो कि ये सब परंपराएं तो बेकार हैं, साइंटिफिक टेम्परमेंट की बेसिस पे आओ, ये हल्दी लगाने से, हाथ के छाप लगाने से क्या हो जाएगा, लो तुमने लगवाए तो थे छाप, तुम्हारी बहू रोड पे देखो नंगा नाच करने में लगी हुई है, कैसे कलेश मचाती है, तुम लोग की लड़ाइयों की आवाज़ बाहर तक आती है, पड़ोसी आपको ये बोलने लगे। लेकिन एक परंपरा रीति रिवाज के अनुसार तो सब लोग फॉलो करते ही है ना। कोई भी ये चाहता है कि किसी के, अच्छा कोई क्या चाहता है, किसी के घर कोई लड़की आ रही, कोई बहू आ रही है, मेरी वाइफ आ रही है, तो मैं क्या चाहूँगा, वो लक्ष्मी आई या मंजुलिका बनकर आए, है ना। तो द वैल्यूज आर बियॉन्ड द कैन ऑफ द जनरल रन ऑफ द पीपल एंड दे कैरी नो मीनिंग टू देम। कभी कभार जो जैसे चीज़ें दे रखी हैं कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ दो और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को त्याग दो। अब देखो, लोगों को ये लगता है ना कि भाई हमारी ट्रेडिशन को आप ऑर्थोडॉक्स कैसे कह सकते हो, हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कई लोगों के साथ क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, आप इस पर मत जाना। किसी ने ये सजेशन दिया, किसी को कोई बहुत परेशान चल रहा था, किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार था या फाइनेंशियल क्राइसिस था, और किसी ने ये सजेशन किसी को दिया कि तुम घुटनों के बल बैठ बैठ के एक मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ो, जो कि बहुत जगह होता है ऐसा, ठीक है। या फिर जैसे अभी आमिर खान को मैं अभी आपको ये दिखा रहा था कि वो लोट लगा रहा था, ये देखो, ठीक है। अब अगर ये पर्सन करता रहे तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, उसको माइग्रेन का दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जो औरत जिनका वजन हो या कुछ हो वो नहीं कर सकती। और सोचो ज़रा, कोई ये बोल दे किसी को, होने को कुछ भी हो सकता है ना। जस्ट इमेजिन श्रेया, इस केस में किसी एक बंदी को ये बोल दे, वो बंदी जस्ट उसने भी कंसीव करा है और 4 बार से उसका मिसकैरेज हो रहा है, और कोई बंदी को बोलते कि तुम एक मंदिर है उसमें जाके तुम ऐसे ये रोलिंग एंड टम्बलिंग करो, और हो सकता है ना कि पता चला ना भी मर रहा हो बच्चा तो मर जाए पेट के अंदर जाकर, है ना, हो सकता है ना। अब यहाँ पर क्या है, बच्चा भी सो रहा होगा, कैसी पागल माँ पता नहीं कहाँ लोड़ा करी है, पता नहीं जाकर गोल 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 गोल। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, और यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या कहता है उस लेडी का, कि उस टाइम पर भाई साहब आपको एक ख्याल रखना चाहिए, ये गोले गोले कारपेट की तरह मारने का ये वक्त नहीं है ये, ठीक है। लेकिन जिसने उसकी बुद्धि के अंदर ये डाल दिया कि तुम ये करो, और हो सकता है कि उसको वो मतलब बच जाए, उससे कुछ भी ना हो, और 4 बार उसका जो मिसकैरेज हो चुका था और अब जाकर वो उसका बेबी हेल्दी पैदा हो गया, वो ज़िंदगी में कभी भी मानेगी साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात, या फिर वो अपने जिसमें उसको रास्ता दिखाया हुआ था कि मंदिर पे ऐसे गुलाटियाँ मारो और ये करो, जब वो प्रेग्नेंट थी, और वो हर किसी से फिर यही नहीं करवाती रहेगी खानदान में, जब वो खुद सास बनेगी अपनी बहू को भी ले जाएगी गुलाटी मरवाने, वो है ना, कि 4 बार मेरी औलाद मर गई थी मेरी कोख के अंदर, तुम चलो बेटा बहू गुलाटी मारना तुम, और देखना शक्तिमान पैदा होगा तुम्हारे पेट से। तो ड्यूटी शुड बी सच एंड सो वर्डेड कि वो, इसने बोला इन लोगों ने क्रिटिसाइज करने के लिए, ये टॉन्ट है कि कॉमन मैन की इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि ड्यूटी क्या कह रही है। अगर वो उस इमेजिनेशन को कैच कर पाए, सोने पे सुहागा, ना कर पाए भगवान भरोसे। पॉइंट समझ में आए, सब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं पक्का। मयूर, श्रेया, बिस्मे, आगे। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट्स, कि ये सिर्फ एक कोडिफाइड ड्यूटीज़ है जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया था ना इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर, मॉरल ड्यूटीज़ लाइक, यहाँ पर कहाँ गया, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को चेरिश करना और वो करना, ठीक है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है क्रिटिसिज्म, ये वाला पॉइंट, दे हैव बीन डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक्स एज कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट्स। क्यों? मॉरल चीज़ कोई भी ये चीज़ होती है ना जो कि आपकी मॉरलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, आपको उसके लिए कोई सज़ा दे सकता है क्या? आपकी मॉरल थिंकिंग अगर मेरी मॉरल थिंकिंग से अलग है, आपके लिए मोरालिटी, एथिक्स, इंटेग्रिटी कुछ अलग है और मेरे एथिक्स अलग है,
तो हम दोनों के अंदर तू मैं की बहस हो सकती है, लेकिन इसके बेसिस पर यह हो सकता है कि क्या आप मेरे को जेल कर दो, मैं आपको जेल कर दूं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इनका जो नेचर है वो नॉन जस्टिशिएबल है। यहाँ पर समझने की कोशिश करो राइटर क्या कह रहा है इसमें। वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ जो ड्यूटीज है वो एक मॉरल प्रिंसिपल्स बनकर रह गई है, क्योंकि इनका नेचर ही नॉन जस्टिशिएबल है। अगर श्रेया राइटर क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि अगर इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया जाता कि लोगों को फॉलो करने हैं, वो करने हैं, तो फिर ये मॉरल प्रिंसिपल्स ना होके सिविक प्रिंसिपल्स होते, और वो सिविलियन प्रिंसिपल्स होते, वो सिविक प्रिंसिपल्स होते कि जो हर नागरिक को, हर सिटीजन को फॉलो करने है। नहीं करा तो उनके मन में डर रहेगा, थोड़ा सा तो खौफ होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये है, मतलब ये जो क्रिटिसाइजर्स कह रहे हैं इस पॉइंट को, जैसे ये वाला पॉइंट कौन गया ये? इसको देख लो, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क वगैरह जाके लोग हंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फूल वगैरह तोड़ कर ले आ रहे हैं। अब नॉर्मल फूल तोड़ना तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें याद है वो फूल नीला कुरुंजी, मैंने बता रखा है एक लेक्चर के अंदर, आपने सुना होगा श्रेया, 12 साल में एक बार खेलता है वेस्टर्न घाट्स में, लास्ट 2018 में खेला था, अब 2030 में जाके खेलेगा। या फिर नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह या नेशनल हेरिटेज जो साइट्स हैं वहाँ पर राजू लफ्ज़ रानी ना लिखना, ये सब चीज़ें क्या है बेसिकली? ये लोगों की एक वही तो है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सी तो सिर्फ बनकर रह गई हैं। सोरेन सिंह कमेटी ने, इंटरेस्टिंगली हमने पढ़ा था, ये सजेस्ट करा था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कोई पेनल्टी और पनिशमेंट का प्रावधान लेकर आओ कि जो लोग इनको परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की पेनल्टी लगे। लेकिन बात अगेन वही है, इसको डिफेंड कैसे करा जा सकता है कि भाई ड्यूटीज़ जो है वो मन के अंदर से आनी चाहिए। यार आपको कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करो, आपके मन से नहीं आ रही तो आप कैसे इज्जत कर लोगे? घर के अंदर एक पर्सन है, वो अथीस्ट है, उसका ईश्वर में, अल्लाह में, किसी भी चीज़ में कोई विश्वास नहीं रहा आज तक, तो घर में जब भी पूजा प्रथा कुछ भी होती है तो वो पर्सन आराम से डोलता डालता नहाता है, ज़बरदस्ती ऐसा बैठते थे एहसान करने के लिए बैठा हो। आप ज़बरदस्ती उससे कैसे कोई पूजा आराधना या आरती करवा लोगे जब उसका मन ही नहीं कर रहा, उसके मन से ही वो भावना प्रकट नहीं हो रही? जब अब आप उसको डांट दो, चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके मन में जब है ही नहीं तो उससे क्या कर लोगे? है कि नहीं? ऐसी सिटीज़न है। तो यानी कि यहाँ पर जब ये सरकार ने इसको डाला था, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि पेरेंट्स जानते हैं देखो ज़बरदस्ती इनसे कोई भी ऐसा काम करवाया जाए, इनको थप्पड़ लगा दिया जाए, डांट दिया जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे ये गंभीर होंगे, समझदार होंगे, अपने मन से खुद निभा लें, वो ज़्यादा बेटर है। ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। पेरेंट्स का जनरली, समझदार जो पेरेंट्स होते हैं उनका यही आइडियोलॉजी रहती है अपने बच्चे को लेकर। सिमिलरली सरकार ने भी नागरिकों को 1970s के दशक में बच्चों की तरह ट्रीट करा। सोरेन सिंह कमेटी कह रही थी ऐसे बच्चों की टांगें तोड़कर रख दो, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, टांगी क्या तोड़नी है ना श्रेया, इमरजेंसी लगा देंगे। आगे, their inclusion in the constitution was described by the critics as superfluous। कोई भी चीज सुपरफ्लुअस कब होती है? दिखावे के लिए बेसिकली, है ना, कि मतलब जिसमें कोई जान ना हो, कोई अंदर से ठोस चीज ना हो, वो सिर्फ एक ताश के पत्तों की तरह स्ट्रक्चर बहुत सुंदर सा दिख रहा है, जान कुछ नहीं है, एक फूंक मारो या टच कर दिया ऐसे करके और वो खत्म। ठीक है, दिस इज बिकॉज जो ड्यूटीज जो इंक्लूड करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जिनको बोला गया कि दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल वर्ड मैंने आपको बता रखा है इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, दे वुड बी परफॉर्म बाय द पीपल। अब सुपरफ्लूस क्यों? अगर संविधान निर्माताओं को लगता तो वही नहीं डाल देते इस चैप्टर को, वही नहीं डाल देते इस चैप्टर को, लेकिन इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो बाद में आई है। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं? ये समझ गए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं तो सबको पालन करना चाहिए इसका, तो बेसिकली सुपरफ्लूस है। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे हैं एक इंडिया के, जिनका नाम था CK
डेप्थरी, इन्होंने बोला फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनका इंक्लूजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया बार में, ये बेकार चीज़ है। इनका मानना ये था मोर देन 99% ऑफ द सिटीजन्स वर लॉ अबाइडिंग, और उनको कोई ज़रूरत नहीं है उनकी ड्यूटीज़ के बारे में रिमाइंड करवाने का, सरकार कोई नहीं होती। इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी जब तक लोग सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड का मतलब भी सेटिस्फाइड ही होता है, वैसे भी संतुष्ट हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला ना, ज़बरदस्ती आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते हो। अब श्रेया अगर आपको सुबह नहीं उठना क्लास लेने के लिए, तो आपको तो फिर भगवान भी नहीं उठा सकता। आपके मन के अंदर आपको अपनी ड्यूटी पता है, तभी तो आप आते हो, है ना। और कुछ हरामखोर है वो सो रहे होते हैं, है ना। ही सेड उनको ये बताना कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, टू टेल देम व्हाट देयर ड्यूटीज़ आर इम्प्लाइज दे आर नॉट कंटेंट, यानी कि वो खुश नहीं और आप उनको बार बार याद दिला रहे हो। इफ़ डैट इज़ द केस आफ्टर 26 ईयर्स, मतलब तब आज़ादी को 26 साल हो गए थे, तो वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। लोगों के अंदर समझ आएगी, सूझबूझ आएगी, खुद वो ड्यूटी को फॉलो करेंगे। ए.के. सेन ने भी, ये सारे के सारे आप मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और वो सब लीगल प्रोफेशन के लोग हैं, लॉयर्स वगैरह हैं, ठीक है। ए.के. सेन ऑल्सो अपोज द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमें फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे डैट देयर शुड बी विलिंग कॉपरेशन अमंग्स द मासेस। लोगों के कॉन्फिडेंस की बात हमें करनी चाहिए, लेकिन हमने बेसिकली ये फंडामेंटल ड्यूटी की चैप्टर को लाकर ऐसा कर दिया है कि लोगों को ये बता दिया देयर इज़ अ हार्श स्कूल मास्टर, जो कि स्टूडेंट को ये बोल रहा है कि क्लासरूम की बेंच पर खड़े हो जाओ बिकॉज तुमने होमवर्क नहीं कर रखा, तुमने ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रखा। लेकिन ये क्रिटिसिज्म तो ज़्यादा गंभीर हो गया ना श्रेया, ऐसा कहाँ कर रखा है, कोई एनफोर्सेबल थोड़ी ना बना रखी है, और कोई पेनल्टी और पनिशमेंट का प्रावधान थोड़ी ना है। टू बिगिन विथ, इट वर द पीपल ऑफ इंडिया जिन्होंने 1950 के अंदर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया की स्थापना करी। लेकिन अब रिपब्लिक ये क्लेम कर रहा है, ये के सैनी वाला क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिपब्लिक इज नाउ क्लेमिंग टू बी द मास्टर ऑफ सिटीजन, के एक अपनी हैबिट बना लो, जनता से दरख्वास्त ये करी जा रही है कि तुम्हें जो भी अपनी ड्यूटी है, हम जो भी तुम्हें कमांड देंगे उसको तुम्हें एक हैबिचुअल तरीके से ओबे करना है। द स्टेट्स कॉन्फिडेंस इन द सिटीजन इज ऑब्वियसली शेकन, यानी कि नेशन स्टेट या सरकार जो है उसको खुद भरोसा नहीं है कि जनता ओबे करेंगे, जो भी ड्यूटीज डाल रखी हैं, संवैधानिक चीज़ें जो भी हैं, प्रावधान जो है, उससे जनता वाकिफ़ है, रूबरू है कि नहीं, और जनता कभी फॉलो करेगी भी इनको कि नहीं करेगी। लास्ट है, क्रिटिक्स सेड दैट इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये बेसिकली पार्ट 4A के अंदर एक ये अपेंडेज है। इसका मतलब क्या हुआ, पार्ट 4A की क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एक्सटेंशन है। तुमने अगर इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी थी तो अलग से पार्ट बना देते, पार्ट 5। हालांकि पार्ट 5 है लेकिन वो किसी और टॉपिक के लिए है। पार्ट 4 के अंदर इसको अलग से एक्सटेंशन देकर, आपको पता ना ये क्या फंडामेंटल ड्यूटी क्या कौन सा पार्ट होता है, कंफ्यूज तो नहीं हो ना इसमें। ये पार्ट 4 है, जबकि देखो जल्दी मुझे फटाफट बताओ पार्ट 3 क्या है। हाँ श्रेया अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बताऊँ तुम्हें मैं, पार्ट 4 क्या है। पेटो हो गया तुम, थोड़े देर में रस्ते रुक जाओ। डीपीएसपी, लेकिन क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 5 है? पार्ट 4 है। तो दे आर जस्ट अपेंडिज टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी की वजह से इनका सेपरेट स्टेटस जो नहीं है, अलग से कोई पार्ट नहीं है, इनकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस एरोड हुई है। दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 में रखा जाना चाहिए था, ऐसा बोला क्रिटिक्स का, ताकि बिल्कुल सिंक रहे। पहले लोगों को उनके राइट्स दो, फिर उनको उनकी ड्यूटी याद करवा दो।
लेकिन मुझे एक बात बताओ ना यार, इसमें ये नॉनसेंस बात नहीं है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब तुम्हें खुद पता है कि वो थी नहीं, पहले बाद में आई हैं, तो कैसे रख देते, ठूस देते, क्या सरका देते पार्ट को, फिर सारे के सारे आगे के पार्ट को चेंज कर देना? और एक बात बताओ ना, नंबरिंग ऑफ पार्ट से क्या फर्क पड़ता है? भारत के जितने भी ये नागरिक हैं वो भी हैं। श्रेया, फोन लगाओ अपने कॉन्टैक्ट्स को, नोन लोगों को लगाओ भी इसमें फ़ोन, घर वालों को, रिश्तेदारों को। कौन जानता है संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में? किसी को लिस्ट भी पता है कि उनके पास 6 प्रकार के कौन से फंडामेंटल राइट, और राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन से 6 प्रकार के फ्रीडम है? ये चीज़ है। तो ठीक है, आपको बेसिकली मैंने क्रिटिसिज्म बता दिए। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।